जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का एक ब्रीफ न्यूज़ एनालिसिस करेंगे और जो कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पे है उसको हम लोग डिटेल में भी एनालिसिस करेंगे। मसलन इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशन को लेकर के हमने डिटेल में एनालिसिस नहीं किया था। आज हम लोग इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशन पे डिटेल से एनालिसिस करेंगे। कारण ये है कि पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखिए तो जो भारत ने इम्पॉर्टेंट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है सिर्फ दो देश के साथ किया है। मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद 2014 के बाद अभी तक अगर आप देखेंगे सिर्फ दो देश के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। एक तो यूएई के साथ किया है, वो भी हमने 2022 में ही किया, इसी वर्ष किया है। और दूसरा हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने डिस्कस नहीं किया था आपके साथ, आज मैं करूँगा। यूएई के साथ हमने एक सेपरेट वीडियो बना करके आपके साथ डिस्कस किया था कि किस तरह से भारत ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया था यूएई के साथ। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ कलीग के साथ शेयर कर दीजिएगा। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कुछ सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दें और टेलीग्राम चैनल जिसने ज्वाइन नहीं किया है जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस न्यूज़ से संबंधित कल मैंने कुछ पिक्चर जो है टेलीग्राम पे भी पोस्ट किया था और पीआईबी से वो मैंने पिक्चर लोड किया था, वहीं से मैंने डाउनलोड किया था। आप लोगों से जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं उनको पीआईबी का वेबसाइट डेली देखना चाहिए। एक बार डेली आप लोग कोशिश कीजिए कि पीआईबी के वेबसाइट पे देख लिया जाए कि क्या इंपॉर्टेंट घटनाएं दी गई है। पीआईबी आपको पढ़ना ही चाहिए। कंपटीशन की तैयारी करने वाले लोगों को पीआईबी पढ़ना ही चाहिए। तो यहाँ पे बेसिकली चर्चा है किसान सम्मान निधि के बारे में। और किसान सम्मान निधि जो 2019 में इलेक्शन हुआ था, इलेक्शन के ठीक पहले इसको शुरू किया गया था, तो उसी के बारे में यहाँ पे चर्चा है, इसको देख सकते हैं। बाकी मेंस पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट ये है कि किसान के लिए भारत सरकार अभी तक क्या क्या किया गया है, अशोक दलवाई समिति की सिफारिश के आधार पर अभी तक क्या क्या किया जा रहा है, ये सारे के सारे पॉइंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, मेंस पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। सभी वयस्कों को 77 डोज लगना शुरू हो गया, तो आप जा कर के 77 डोज ले सकते हैं। आई थिंक 300 350 रुपये इसका कॉस्ट होगा। आप जा कर के निजी हॉस्पिटल में से ले सकते हैं। अगर आप कहीं काम कर रहे हैं, वर्किंग पीपल हैं, तो आपको लेना ही से चाहिए। अब देखिए पाकिस्तान को आज नया प्रधानमंत्री मिल जाएगा। इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट ये है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रिलेशन है वो इम्पॉर्टेंट है। 7 टॉपिक पे या 7 इशू को लेकर के भारत और पाकिस्तान के बीच में डिस्प्यूट है, जिसमें एक कच्छ का रण भी है, एक कश्मीर भी है, कुछ अन्य भी है। अब देखिए इंपॉर्टेंट ये भी है कि लाहौर एग्रीमेंट जो 1999 में हुआ था और शिमला समझौता जो 1972 में हुआ था, ये दोनों ही एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जब भी आप सुनिएगा, किसी डिप्लोमेट को सुनिएगा, इंडियन डिप्लोमेट को सुनिएगा खास करके, या इंडियन किसी मंत्री को सुनिएगा, तो वो इस बात को जरूर एम्फेसाइज करते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो रिलेशन है उस पर चर्चा जो हम करेंगे वो बेसिकली लाहौर डिक्लेरेशन, लाहौर समझौता और शिमला समझौता के रोशनी की आड़ में हम करेंगे। और इन दोनों समझौता में इस बात का स्पष्ट चर्चा किया गया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो इशू होगा उसको यही दोनों देश मिलकर आपस में सुलझाएंगे, थर्ड पार्टी इंटरवेंशन नहीं होगी। ये भी चर्चा किया गया था बेसिकली इस दो एग्रीमेंट में। तो लाहौर एग्रीमेंट जरूर आप लोग देख लीजिएगा, 1999 में वाजपेयी जी के समय में हुआ था। नवाज शरीफ प्रधानमंत्री थे उस समय में पाकिस्तान के। और 1971 की वार के बाद जो है भुट्टो आए थे, इंडिया आए थे, और भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच में समझौता हुआ था जिसे शिमला समझौता कहा जाता है। तो ये दोनों ही भारत और पाकिस्तान के बीच में, ये दोनों ही समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में संबंधों का आधार स्तंभ है। लाहौर समझौता में फ्रेमवर्क भी डिसाइड किया गया था कि हमारे बीच में कौन कौन से इशू है, उस इशू को हम लोग बनाते हैं, उस इशू पे हम लोग विचार करते हैं कि ये इशू है और इस इशू को हम लोग धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की आज वर्चुअल मुलाकात। देखिए यहाँ पे फिर इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आप समझिए इस बात को कि अगर ये एग्रीमेंट, ये मीटिंग होने वाला, तो कहीं ना कहीं अमेरिका इस बात को इम्फेसाइज करेगा कि यूक्रेन और रूस की जो वार चल रही है उस वार में यूक्रेन की तरफ आप आइए या यूक्रेन की मदद कीजिए, ये अमेरिका कहेगा इंडिया को। तो अगेन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिया यूएसए रिलेशन। मैंने सेपरेट वीडियो बनाया भारत यूएसए संबंध पे, आप जाकर के देख सकते हैं।
अभी तक आप वार में देखिए तो भारत ने एक न्यूट्रल स्टैंड बना के रखा हुआ है। अनंग ताल जो है अब राष्ट्रीय स्मारक घोषित होगा, एक बार इसको भी देख लीजिएगा। सीमा पर्यटन से सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने में मिलेगी मदद। इंपॉर्टेंट है, अगर सीमा पर्यटन हम डेवलप कर रहे हैं और ख़ास करके यहाँ पे गुजरात के क्षेत्र में डेवलप कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि पाकिस्तान के साथ अगर हमारी सीमा है और वहाँ पे जो है बीएसएफ के जवान हमारी सीमा की सुरक्षा करता है, तो अगर यहाँ पे कोई भी डेवलपमेंट होगा या कोई भी सीमा पर्यटन डेवलपमेंट होगा तो उसमें बीएसएफ की सबसे अधिक भूमिका होगी। बीएसएफ बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ हमारी सीमा की सुरक्षा करता है। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका से ड्रोन खरीदने के सौदे के आकार घटाने को लेकर के एक समिति का गठन किया गया। अमेरिका से एक ड्रोन हम खरीद रहे हैं, इस ड्रोन का नाम है, देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा फोकस करता हूँ, आई थिंक प्रीडेटर ड्रोन है। देखिए ये नाम भी याद रख लीजिएगा, बीपीएससी वगैरह में पूछ देगा, यूपीएससी में भी पूछ सकता है, आई थिंक कमीशन वगैरह में पूछ सकता है। प्रीडेटर ड्रोन किस देश से हम परचेज करते हैं, तो हम अमेरिका से परचेज कर रहे हैं। जो मात्रा डिसाइड थी कि हम मान लीजिए 100 ड्रोन पहले खरीदने वाले थे, तो अब उस मात्रा को कम किया गया। तो उसका रीज़न है कि जो हम अपने आप पे डिपेंड होना चाहते हैं, हम सेल्फ डिपेंड होना चाहते हैं, तो भारत जो है कई सारे जो है रक्षा उपकरण उसका खुद से निर्माण करके जो है सेल्फ डिपेंडेंसी बढ़ानी चाहती है। तो इसलिए हमने एक समिति बना करके प्रीडेटर ड्रोन जो हम अमेरिका से परचेज कर रहे हैं उसकी मात्रा को कम किया। स्वतंत्रता के बाद 75 जिलों में 75 तालाबों का निर्माण करना चाहते हैं पीएम मोदी, एक बार इसको भी पढ़ लीजिएगा। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता जल्द, इस टॉपिक पे कई बार हमने चर्चा किया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, भारत में सिर्फ गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड है, अब उत्तराखंड में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो सकता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की वहाँ पे जो है कई सारे लोग विरोध भी कर रहे हैं। इनफैक्ट उत्तराखंड में अगर आप देखेंगे तो कई सारे जो ऋषि रहते हैं या कई सारे जो पुराने नागा बाबा वगैरह रहते हैं उत्तराखंड के हरिद्वार में, तो वो सब भी कहीं न कहीं समान नागरिक संहिता का विरोध कर रहे हैं। तो देखने वाली बात ये होगी कि इसको किस तरह से उत्तराखंड सरकार वहाँ पे इम्प्लीमेंट करेगी। ये आज का मुद्दा काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सरकार अगर आप देखेंगे तो सरकार एक बिल लेकर आई थी, इस बिल पे मैं चर्चा तो नहीं कर पाया था, लेकिन ये इम्पोर्टेंट बिल थी। आपराधिक प्रक्रिया पहचान विधेयक 2022 सरकार लेकर आई थी और 102 साल पुराने कानून को ये रिप्लेस करेगा। 1902 में इस तरह का कोई कानून हमारे पास था जिसको रिप्लेस करके 2022 में ये कानून लेकर आया है, आपराधिक प्रक्रिया पहचान विधेयक 2022। मोस्ट प्रोबेबली ये संसद में पास हो जाएगी, ठीक है। तो इसका क्या क्या प्रोविज़न है यहाँ पे दिया गया, उसको एक बार पढ़ लीजिएगा कि किस तरह से हम अपराधियों की पहचान करेंगे और ख़ास करके डिजिटलाइजेशन उसका किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। मौके का फ़ायदा उठाता चीन, जिस तरह से रूस यूक्रेन वार चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं चीन मौके का फ़ायदा उठा रहा है। देखिए दो चीज़ें हो रही हैं, एक तो ये हो रहा है कि विश्व के देशों का ध्यान इस बात से तत्काल के रूप लिए कम हुआ है कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति चीन से हुई थी। तो रूस यूक्रेन वार में जो है ये चीज़ें थोड़ी दब गई है, विश्व के देशों का ध्यान इस पर दब गया, अमेरिका के ध्यान में कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि दब गया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक समिति बनाया था कि 3 महीना में हमको रिपोर्ट दीजिए और बताइए कि कोरोना की उत्पत्ति किस देश से हुई है। और लगभग जब अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे जो बाइडेन, उसी समय में ये समिति बनाया गया था और समिति को कहा गया था कि हमें 3 महीना के अंदर आपको रिपोर्ट देना है कि आखिर कोरोना की उत्पत्ति किस देश से हुई है। आज तक हम देख रहे हैं इसका कोई अता पता नहीं है। तो एक तो ये हो रहा है, दूसरा अगर आप देखेंगे तो ये भी हो रहा है कि कहीं ना कहीं चीन जो है इस मौके का फ़ायदा उठा करके मुझे लग रहा है कि ताइवान को भी अपने में मिला सकता है या ताइवान पे भी हमला बोल सकता है। तो ये दोनों ही कंडीशन यहाँ पे, सिचुएशन यहाँ पे होती हुई दिख रही है। बाकी इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा।
बदले अल्पसंख्यक निर्धारण का पैमाना। देखिए इस टॉपिक पे हमने कई बार चर्चा किया, कई बार इसलिए चर्चा किया है कि अगर आप देखेंगे कि कई सारे जो अल्पसंख्यक हमारे देश में 6 अल्पसंख्यक हैं बेसिकली, लेकिन अल्पसंख्यक का निर्धारण बेसिकली अभी देश में अल्पसंख्यक का निर्धारण भाषा के आधार पर किया जाता है और धर्म के आधार पर किया जाता है, और ज़्यादातर जगह धर्म के आधार पर ही मैं देखता हूँ किया जाता है। हालांकि संवैधानिक प्रोविजन दोनों का है, भाषा का भी है और धर्म का भी है, लेकिन कुछ जगह जो है वहाँ पे कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पे किसी पर्टिकुलर धर्म के लोग मेजोरिटी में हैं, लेकिन बावजूद इसके वहाँ पे जो है वो माइनॉरिटी का स्टेटस प्राप्त किया। भारत सरकार का जो माइनॉरिटी का जो भी सुविधा मिलता है वो उसे वहाँ मिलता है। एक एग्जांपल मैं देता हूँ, पंजाब में अगर आप देखेंगे कि सिख मेजोरिटी में, पंजाब सिख के लिए जाना जाता है, और हिंदू पंजाब में माइनॉरिटी में, अन्य धर्म के लोग भी माइनॉरिटी में, लेकिन फिर भी हिंदू चूंकि पूरे भारत में मेजोरिटी में है तो इसलिए उनको पंजाब में भी मेजोरिटी माना जाता है, और सिख चूंकि पूरे भारत में अगर आप देखेंगे माइनॉरिटी में, इसलिए उसे पंजाब में माइनॉरिटी माना जाता है। अब आप सोच के देखिए कि पंजाब में सिख जो पंजाब में मेजोरिटी है लेकिन पूरे देश भर में वो माइनॉरिटी है, इसलिए माइनॉरिटी की जो भी सुविधा मिलनी चाहिए उसे मिलती है वहाँ पंजाब में। पंजाब सिख बहुल स्टेट होने के बाद भी माइनॉरिटी की सारी स्टेटस, सारी जो है सुविधाएं उनको मिलती है, सिख को पंजाब में मिलती हैं। इसी तरह से लक्षद्वीप में जहाँ पे लगभग 90% मुस्लिम है, वहाँ पे मुस्लिमों को भी सारी की सारी माइनॉरिटी की सुविधा मिलती है, और वहाँ पे हिंदू जो काफ़ी कम है उसको मेजोरिटी के तहत ही वो आता है। तो ये बहुत दुविधा वाली स्टेट है कि अल्पसंख्यक की पहचान राज्य के आधार पर किया जाना चाहिए। जिस राज्य में जो धर्म के लोग मेजोरिटी में होंगे उसको वो सुविधा न दें, और जो धर्म के लोग माइनॉरिटी में हों उसको विशेष सुविधा दिया जाना चाहिए। इस बात को लेकर के संसद में तो नहीं कहूँगा लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये चीज़ें गई हैं। अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस पर क्या डिसीजन लेती है ये देखने वाली बात है, लेकिन इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखिए ये इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। दो जो इधर इम्पॉर्टेंट एक जो काफ़ी महत्वपूर्ण सम्मेलन हुआ था जिसको ग्लासगो सम्मेलन हम लोग कहते हैं, ग्लासगो समिट कहते हैं। यूपीएससी मेंस में 2-2 क्वेश्चन पूछा हुआ था ग्लासगो समिट पे, तो वहाँ पे ये बातें चर्चा हुई थी। और अगर आप उससे पहले देखेंगे ग्लासगो 2021 में हुआ है, पेरिस 2015 में हुआ था। दोनों ही जो रिपोर्ट में या दोनों ही जगह जो सम्मेलन हुआ था उस सम्मेलन में इस बात को एम्फेसाइज किया गया था कि हमें अपने पृथ्वी को बचाना। पेरिस सम्मेलन 2015 के बाद एक आईपीसीसी को कहा गया है कि आप रिपोर्ट बनाइए, और आप रिपोर्ट बना करके ये बताइए कि धरती का टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है तो क्या होगा, या धरती का टेम्परेचर 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है तो क्या होगा। पेरिस में इस बात को एम्फेसाइज किया गया है कि हमें 21वीं शताब्दी तक, यानी इस सदी तक, पृथ्वी का टेम्परेचर 2 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं बढ़ने देना है, और कोशिश करना है कि टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा ना बढ़े। हमको टारगेट रखना है कि 2 से अधिक ना बढ़े, और कोशिश करना है कि 1.5 तक ही हम उसको समेट कर रख दें। तो ये कहा गया था, आपको पेरिस में भी कहा गया था और ग्लासगो में भी इस बात को रिपीट किया गया। 2 डिग्री सेंटीग्रेड की जब मैं बात कर रहा हूँ तो ये कब से बात कर रहा हूँ, पृथ्वी का टेम्परेचर 2 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए, या कोशिश करना चाहिए कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ना बढ़े। तो ये बात कर रहा हूँ मैं पूर्व औद्योगिक काल से, यानी 18वीं सदी से मान लीजिए आप। तो उस समय से लेकर वर्तमान तक का टेम्परेचर, पृथ्वी का टेम्परेचर 2 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए, या 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए। और उसी को लेकर के 2015 में जब 15 के लास्ट में जब पेरिस समझौता हुआ था या पेरिस सम्मेलन हुआ था, उसके बाद आईपीसीसी को कहा गया कि आप एक रिपोर्ट बना करके हमें दीजिए और बताइए कि अगर पृथ्वी का टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा तो क्या होगा, और 2 डिग्री बढ़ा तो क्या होगा। 2019 में आईपीसीसी ने अपनी एक रिपोर्ट दी थी, और 2021 में भी ये रिपोर्ट आया है। तो ये रिपोर्ट का नाम है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ये आईपीसीसी का पूरा फुल फॉर्म है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इसकी रिपोर्ट में ये कहा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें कहा गया। एक तो ये कहा गया है कि पृथ्वी का टेम्परेचर जो है पूर्व औद्योगिक काल से 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ चुका है। एक
सॉरी 1.2, यहाँ पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअल ये है कि भारत पृथ्वी का टेम्परेचर 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड अभी तक बढ़ चुका है पूर्व औद्योगिक काल से। 2030 से लेकर के 52 तक ये 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, और आने वाले कुछ वर्ष में यानी 21वीं शताब्दी तक ये 2 डिग्री सेंटीग्रेड क्रॉस कर जाएगा इजिली। तो इसको रोका नहीं गया तो ये विनाशकारी कंडीशन होगा। आईपीसीसी ने इसी रिपोर्ट में कहा था कि अगर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा पृथ्वी का, तो आप मान लीजिए कि विश्व के कई सारे ग्लेशियर जो है पूरी तरह से पिघल जाएंगे। और जब ग्लेशियर पिघलेंगे तो होगा क्या कि वो जो है पानी कहीं ना कहीं समुद्र में आएगा, और पानी समुद्र में अगर आ गया, देखिए होता क्या है कि ग्लेशियर पे मान लीजिए सूरज की रोशनी पड़ती है और समुद्र के पानी पे सूरज की रोशनी पड़ती है, तो ग्लेशियर क्या करता है कि उस सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट कर देता है। और अगर यही जो है रोशनी, सूरज की रोशनी कहीं कहीं अगर समुद्र में पड़ती है, तो समुद्र क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। समुद्र एब्जॉर्ब करता है मतलब हीट बढ़ जाता है समुद्र का, तो कहीं ना कहीं पृथ्वी का हीट बढ़ जाएगा। अगर ग्लेशियर पिघलेगा तो पृथ्वी का हीट बढ़ जाएगा। ग्लेशियर अगर पिघलेगा तो कई सारे जो है द्वीप जो है, कई सारे आइलैंड विश्व के डूब जाएंगे। भारत में केरल वगैरह भी, कहीं ना कहीं केरल में भी अच्छी खासी पानी हो जाएगी। आप अंडमान निकोबार द्वीप समूह देख लीजिए, लक्षद्वीप देख लीजिए, ये सब डूब जाएगा। ग्लेशियर पिघलेगा तो ये सब डूब जाएगा। तो पृथ्वी का टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा तो कई सारे विश्व के ग्लेशियर डूब जाएंगे, कई सारे कोस्टल देश जो है वो डूब जाएगा। समुद्र का टेम्परेचर काफ़ी बढ़ जाएगा तो समुद्री उत्पाद जो होता है, मछली वगैरह मर जाएगा, राइट। तो इस तरह से पृथ्वी जो है कहीं ना कहीं पृथ्वी का एक तरह से पृथ्वी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इसलिए सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट वर्तमान में ग्लासगो में भी इस बात की चर्चा किया गया है कि किस तरह से हमें पृथ्वी को बचाना है। और सही बात यह है कि जिस तरह से अपेक्षित काम करना चाहिए पृथ्वी को बचाने के लिए, उस तरह से विश्व के देश मिलकर कर नहीं रहे हैं। क्योंकि देखिए ये ग्लोबल समस्या है, इसका समाधान भी ग्लोबल है। विश्व का कोई एक देश इसका समाधान नहीं कर सकता, विश्व के सभी देश को मिलकर इसका समाधान करना होगा। तो पृथ्वी खतरे में है और मुझे लग रहा है कि इसको अब बचाने का आवश्यक प्रयास नहीं किया जा रहा है। अगर ऐसा अपेक्षित प्रयास नहीं हुआ तो बहुत विनाश हो सकता है। अंतरिक्ष कचरा जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, रिसेंटली काफ़ी चर्चा में है। क्यों चर्चा में है? क्योंकि कई सारे जो है सैटेलाइट लगातार छोड़े जा रहे हैं, और सैटेलाइट लगातार छोड़े जा रहे हैं। उसके बाद क्या होता है कि सैटेलाइट निष्क्रिय होने के बाद उसी तरह से अंतरिक्ष में घूमते रहता है, कक्षा में घूमते रहता है। तो इस तरह से हजारों वर्तमान में सैटेलाइट हैं जो कहीं न कहीं कक्षा में घूम रहा है। तो ऐसे कंडीशन में ये हो सकता है कि मान लीजिए हमने एक नया मिसाइल छोड़ा, तो मिसाइल पृथ्वी की कक्षा में घूमने लगा, तो अंतरिक्ष कचरा हो सकता है कि उस जो है मिसाइल जो हमने छोड़ा मिसाइल नहीं बोल रहा हूँ, अंतरिक्ष जो छोड़ा है हमने वहाँ पे सैटेलाइट वगैरह छोड़ा, उस सैटेलाइट में कहीं टकरा करके उस सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय नहीं कर दें। तो इसकी कहीं ना कहीं लगातार चर्चा होती है कि अंतरिक्ष कचरा को रिमूव करने का प्रयास किया जाए, और इसके लिए यूरोपीय यूनियन ने एक मिशन भी लॉन्च किया था। ऑस्ट्रेलिया संग करार से स्वच्छ ऊर्जा का लक्ष्य होगा आसान। देखिए ऑस्ट्रेलिया के साथ जो हमारा व्यापार हो रहा है, व्यापार एग्रीमेंट है, पहली बात यह है कि विश्व का ऑस्ट्रेलिया पहला विकसित देश है जिसके साथ हमने इस तरह का एग्रीमेंट साइन किया। इससे पहले हमने यूएई के साथ एग्रीमेंट साइन किया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया। संयुक्त अरब अमीरात के साथ हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, और ऑस्ट्रेलिया विश्व का पहला विकसित देश है जिसके साथ हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया। यूएई के साथ हमने जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था उसका नाम था CEPA, सिप्पा, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। पूछ सकता है, याद रखिएगा, स्टेट पीसीएस, बीपीएससी, यूपीएससी, उत्तर प्रदेश पीसीएस कहीं भी पूछ देगा, फुल फॉर्म पूछ देगा कि सिप्पा जो है किन दो देशों के बीच में एग्रीमेंट है, या दूसरी तरह से ये पूछ देगा कि भारत और यूएई के बीच में जो समझौता हुआ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट उसका नाम क्या है। तो सिप्पा है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ये है जो हमने यूएई के साथ किया है, और ETCA है जो हमने किया है ऑस्ट्रेलिया के साथ। इसका पूरा फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट। दोनों ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, और ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ETCA हमने किया है ऑस्ट्रेलिया के साथ।
ने ऑस्ट्रेलिया के साथ ऐतिहासिक व्यापार समझौते भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इसका जो शुरुआत हुआ था दिसंबर 2021 में वार्ता की शुरुआत हुई थी, जो कहीं न कहीं अब संपादित हो गया है। यह पहला मुक्त व्यापार समझौता है जो भारत ने किसी विकसित देश के साथ किया। ये इंपॉर्टेंट, पहला विकसित देश ऑस्ट्रेलिया जिसके साथ हमने मुक्त व्यापार समझौता किया। फरवरी में भारत ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ एफटीए पे साइन किया है। इसके बाद वर्तमान में इजराइल, कनाडा, यूके और यूरोपीय संघ के साथ हम लगातार चर्चा हो रही है कि हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करें, उसके साथ बातचीत हो रही है हमारी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने ईटीसीए क्रमशः भारत और ऑस्ट्रेलिया द्वारा निपटाए गए लगभग सभी टैरिफों को कवर करता है। देखिए होता क्या, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मतलब क्या होता है? एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम किसी सामान को मुफ्त में ऑस्ट्रेलिया भेज रहे हैं या ऑस्ट्रेलिया किसी सामान को मुफ्त में इंडिया दे रहा, ऐसा नहीं है। इसका सिंपल मतलब ये है कि हम ट्रेड में जो है टैरिफ को फ्री कर देंगे। टैरिफ को फ्री कर देंगे, इसका सिंपल मतलब ये है कि मान लीजिए $10 में एक सामान जो ऑस्ट्रेलिया में मिल रहा है, इसी सामान को इंडिया में भी $10 में ही मिलना चाहिए, भारत के बाज़ार में भी ये $10 में मिलना चाहिए। इसी को कहा जाता है कि टैरिफ फ्री एग्रीमेंट, सॉरी एफटीए कहा जाता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इसी को कहा जाता है। टैरिफ फ्री को ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहा जाता है। तो लगभग 96% जो भारत निर्यात करता है वहाँ पे जीरो टैरिफ लगेगा, और जो इसी तरह से 85% जो है ऑस्ट्रेलिया इंडिया को निर्यात करता है, 85% सामान वहाँ पे भी जीरो टैरिफ लगेगा। अभी $27 बिलियन का दोनों का व्यापारिक संबंध है। $27 बिलियन का ट्रेड आपस में भारत और ऑस्ट्रेलिया करता है, जो इस ट्रेड एग्रीमेंट के लागू होने के बाद या इसके बाद 45 से 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाएगा, और भारत में लगभग 10 लाख रोजगार इससे क्रिएट होगा। अच्छा, चिंता वाली बात क्या है? चिंता वाली बात मुझे जो ये लग रहा है, मैं हाईलाइट जरूर करूँगा कि ये जो एग्रीमेंट हुआ है इससे भारत के किसानों को दिक्कत हो सकता है। कैसे? देखिए, दूध का भारत विश्व का पहला नंबर पे आता है दूध के उत्पादन में, लेकिन भारत में दूध का उतना उपभोक्ता भी है, काफ़ी लोग है। ऑस्ट्रेलिया है कि विश्व में नंबर तो उसका पहला नंबर नहीं है। भारत निश्चित तौर पे विश्व में दूध के उत्पादन में पहले नंबर पे है, लेकिन प्रोडक्टिविटी के मामले में बहुत नीचे है भारत। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड प्रोडक्टिविटी के मामले में विश्व में सबसे टॉप कंट्री में से एक है दूध के प्रोडक्टिविटी के मामले में। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए कि ऑन एन एवरेज एक जो है भारत में एक मवेशी है जो 10 लीटर गाय का या दूध देती है, तो ऑस्ट्रेलिया में ये लगभग मान लीजिए 50 लीटर देती है। तो प्रोडक्टिविटी ऑस्ट्रेलिया में एक गाय की या एक मवेशी की काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसे कंडीशन में ऑस्ट्रेलिया का अगर दूध उत्पाद या दूध इंडिया में अगर इंपोर्ट होना शुरू हो गया तो ये भारत के किसानों के लिए खतरनाक होगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि अगर आप जाते हैं दुकान पे, आपको 50 रुपये में आज के समय में इंडियन दूध मिलता है, मान लीजिए सुधा का दूध मिलता है 50 रुपये में, अगर कल के डेट में 40 रुपये में आपको दूध मिलना शुरू होगा, भले ही वो ऑस्ट्रेलियन हो, तो लोग इसी को लेना शुरू करेंगे। तो इससे क्या होगा कि भारत का जो किसान होगा, जो गाय का पालन करता है, उसके लिए खतरनाक कंडीशन क्रिएट हो सकता है। तो ये कहीं न कहीं डॉट का प्रश्न है, देखते हैं अब इस पर क्या होता है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया भारत का 17वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और भारत ऑस्ट्रेलिया का 9वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव में शामिल है, जो प्रशांत महासागर क्षेत्र में आपूर्ति श्रृंखला को लचीलेपन का प्रयास करता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों क्वाड ग्रुप का पार्ट है। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या हो रहा है कि पिछले कुछ वर्षों में आप देखिए तो क्वाड में एक जो आम चर्चा है, खास करके कोरोना के बाद, वो क्वाड ग्रुप में जो चारों देश है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए, एक आम चर्चा है कि ये चारों देशों की डिपेंडेंसी कहीं हद तक चीन पे रही है। तो इनकी डिपेंडेंसी चीन पे समाप्त किया जाए, ये लगातार चर्चा होती है। तो चीन पे डिपेंडेंसी जो चारों देशों की रही है वो क्या रही है कि मैन्युफैक्चरिंग चीन हो रहा है और ये चारों देश मैन्युफैक्चरिंग के लिए चीन पे निर्भर रहा है। अब उसको कम किया जाए और ये चारों के चारों देश एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हो। मतलब इसका ये होता है कि कुछ उत्पाद का हम निर्माण करना शुरू करें।
मान लीजिए कुछ उत्पाद का हम करते हैं, कुछ ऑस्ट्रेलिया करता है, कुछ जापान करता है, कुछ अमेरिका करता है, और आपस में हम लोग एक दूसरे से सामान लेना शुरू करेंगे। इसी को आपूर्ति श्रृंखला कहा जाता है। तो हम अपना सप्लाई चेन आपस में ही विकसित करें और हम चीन पे इंटरडिपेंडेंसी घटाएं, इसकी लगातार मांग होती है। और निश्चित तौर पे इस एग्रीमेंट में भी इस बात की चर्चा की गई होगी। इसके अलावा म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट 2020 में साइन किया है। लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट लेमुआ 2016 में साइन किया। उसके अलावा एक ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को फोकस करते हुए विजन इंडिया 2035 लॉन्च किया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और इसको लेकर के क्वेश्चन भी पूछा गया प्रीलिम्स में। विजन इंडिया 2035 किसने लॉन्च किया? ये ऑस्ट्रेलिया ने कोई किया था। इसके अलावा 2+2 वार्ता भी चल रही है। देखिए, भारत विश्व में 4 देशों के साथ 2+2 वार्ता करता है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, रूस और अमेरिका। ये महज 4 देश हैं जिसके साथ 2+2 वार्ता होती है। इसके अलावा $27 बिलियन का व्यापार दोनों देशों के बीच में है। इसके अलावा भारत जो है स्किल इंडिया मिशन के तहत $400 मिलियन यानी 40 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित किया है, जो कहीं न कहीं ऑस्ट्रेलिया में जाकर के अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। भारत को यूरेनियम आपूर्ति भी ऑस्ट्रेलिया कहीं न कहीं कर रहा है और इसके अलावा कई सारे एक्सरसाइज में भी पार्टिसिपेट करता है। मसलन मालाबार सैन्य अभ्यास में भी कहीं न कहीं ऑस्ट्रेलिया पार्टिसिपेट करता है। इसके अलावा भी ऑस्ट्रेलिया इंडिया संबंध में बहुत सारे अन्य पॉइंट हैं। कुछ पॉइंट की मैंने यहाँ पर चर्चा किया है, मैं एक सेपरेट वीडियो बना करके और पॉइंट की चर्चा करूँगा। लेकिन ये एग्रीमेंट अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है वो एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। दोनों ही एग्रीमेंट, जो हमने यूएई के साथ किया है और जो हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है, दोनों ही एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। मोदी काल में विकास पे खर्च हुआ दोगुना, एक बार पढ़ लीजिएगा। तीन माह में जो है 14 स्टार्टअप बने हैं यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न वैसी कंपनी को कहा जाता है जिसका मार्केट कैपिटल $1 बिलियन क्रॉस हो। इंडियन करेंसी में लगभग 7500 करोड़ रुपया जो है जिसको क्रॉस हो जाएगा मार्केट कैपिटल, उसको कहा जाएगा यूनिकॉर्न कंपनी। और 3 महीने में 14 यूनिकॉर्न कंपनी देश में बने हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर के लगातार देश में मांग हो रही है। जिस तरह से पेट्रोल की कीमत बढ़ रहा है और हमें पृथ्वी को भी बचाना है, हमें अपनी जो ग्लासगो में कमिटमेंट हमने किया है विश्व के देशों के साथ, उसको भी पूरा करना है। तो इसलिए हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल पे जोर सरकार लगातार दे रही है। और क्रिप्टो को लेकर के बजट में भी इस बार चर्चा किया गया है। इसको भी एक बार देख लीजिएगा। देखिए, इसका बैकग्राउंड ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पेज पे मैंने बोला कि भारत और पाकिस्तान संबंध में बैकग्राउंड इंपॉर्टेंट है। लाहौर डिक्लेरेशन और शिमला समझौता दोनों ही एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए, आई थिंक हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है। जालियांवाला बाग जो हत्याकांड था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। आज 11 तारीख है, 13 को इसकी बरसी मनाई जाएगी। देखिए, जालियांवाला बाग के बारे में मैं बस एक बात आपको बोलना चाहता हूँ जो मुझे लगता है मैंने परसीव किया, मैंने इस बात को समझाया है। वो यह है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गांधी जी की पूरी तरह से सोच चेंज हो गई थी। भारत के अगर देखा जाए कि स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास का एक महत्वपूर्ण घटना जो पूरी तरह से भारत में लोगों का परसेप्शन चेंज कर दिया ब्रिटेन के प्रति, वो था जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड से पहले अगर आप देखिएगा तो कई सारे लोगों का सिंपैथी कहीं न कहीं ब्रिटेन के साथ था। इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं कि गांधी जी जब आए थे 1915 में इंडिया आए थे तो वो कहीं ना कहीं ब्रिटेन के सहयोग से भारत को विकसित करना चाहते थे या भारत को आगे बढ़ाना चाहते थे। ऐसा नहीं था कि उनका इमीडिएट इरादा था कि हमें ब्रिटेन को यहाँ से खदेड़ देना है, अंग्रेज़ों को यहाँ से भगा देना, ऐसा कोई इरादा नहीं था। इसलिए अगर आप देखेंगे कि जब 1915 में गांधी जी इंडिया आए थे 9 जनवरी 1915 को, तो गांधी जी ने उस समय में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था और गांधी जी ने बहुत सारे इंडियन लोगों से अपील किया था, इंडियन के नौजवानों से अपील किया था, भारत के लोगों से अपील किया था, भारत के नौजवानों से अपील किया था कि आप ब्रिटेन की सेना में शामिल हो जाइए और ब्रिटेन को आप इस युद्ध में मदद कीजिए। आप ब्रिटिश सेना में शामिल होकर के ब्रिटिश का इस युद्ध में मदद कीजिए, प्रथम विश्व युद्ध जीतने में मदद कीजिए। इसलिए गांधी जी को रिक्रूटमेंट सार्जेंट तक कहा गया था। गांधी जी को रिक्रूटमेंट सार्जेंट कहा गया इसी कारण, रिक्रूट करने का काम कर रहे थे, यानी सेनाओं में लोगों को शामिल करने का काम कर रहे थे गांधी जी। और इसलिए गांधी जी को अगर आप देखिएगा
देखिए मैं उपाधि का नाम बोल रहा हूँ, आई थिंक केसर ए हिंद उपाधि दिया गया था, राइट। तो गांधी जी को इसी के बाद केसर ए हिंद उपाधि दिया गया था। अब अगर आप देखिएगा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के जस्ट बाद गांधी जी ने वो केसर ए हिंद की उपाधि नहीं लौटाया था अंग्रेजों को। केसर ए हिंद की उपाधि जो है कहीं न कहीं वो टैगोर जी जस्ट लौटा दिए थे। जालियांवाला बाग हत्याकांड के जस्ट बाद टैगोर ने केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दिया था अंग्रेजों को। इस पर भी बीपीएससी मेंस में पीटी में क्वेश्चन पूछा था, लेकिन गांधी जी ने इमीडिएटली नहीं लौटाया था। गांधी जी वेट एंड वॉच के सिचुएशन में थे। देखिए गांधी जी, अगर आप देखिएगा गांधी जी को, हालांकि इसको आप लोग खुद पढ़िएगा, लेकिन जो मैं पॉइंट बोलना चाह रहा हूँ ये बोलना चाह रहा हूँ, और ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। गांधी जी जो है सिर्फ ये चाहते थे, क्योंकि गांधी जी ब्रिटेन में रह चुके थे और ब्रिटेन में किस तरह से लोकतंत्र की व्यवस्था थी ये गांधी जी देख चुके थे। ब्रिटेन में किस तरह से जनता के प्रति सिंसियर थी ब्रिटिश सरकार, ये गांधी जी देख चुके थे। और कहीं ना कहीं भारत में भी गांधी जी वही चाहते थे। भारत में भी चाहते थे कि जिस तरह से ब्रिटिश सरकार ब्रिटिश जनता का सम्मान करती है उस तरह से इंडियन जनता का भी सम्मान करे, ये गांधी जी चाहते थे। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गांधी जी देख रहे थे कि आखिर जनरल डायर पे क्या एक्शन ब्रिटेन सरकार लेती है। क्या जनरल डायर को बर्खास्त किया जाता है, क्या जनरल डायर को गलत करार दिया जाता है ब्रिटिश सरकार के द्वारा या नहीं, ये देख रहे थे। ये वेट एंड वॉच की सिचुएशन कर रहे थे। और जैसे ही जनरल डायर को ब्रिटेन की पार्लियामेंट के द्वारा जो है जिस तरह से सम्मानित किया गया था, इसको देख करके गांधी जी काफ़ी क्षुब्ध हुए थे और उसके बाद कहीं न कहीं असहयोग आंदोलन की शुरुआत किए थे। तब जाकर के गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि लौटाया था। खैर इतिहास में नहीं जाना चाहिए, चलिए आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, आपका हिस्ट्री का ये पार्ट है। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आप सभी का, मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच।